हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं एलिमेंट्स और डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल पावर और ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। अपनी प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने नेशनल पावर के कुछ एलिमेंट्स को डिस्कस किया था, जो कि थे ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। और बाकी के डिटर्मिनेंट्स को हम आज समझने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं टेक्नोलॉजी एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ नेशनल पावर से। टेक्नोलॉजी भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है नेशनल पावर का। एक देश का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसकी पावर स्टेटस को भी डिटरमाइन करता है। जिस देश के पास हाईली डेवलप्ड और एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, वो देश एक डेवलप्ड देश होगा, जैसे कि यूएसए के केस में है, एंड इवन अदर डेवलप्ड कंट्रीज। और आज के जमाने में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर है इंटरनेशनल रिलेशंस में। इनिशियली यूएसए के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी, जिसने इसे अपने कंपेटिटर सोवियत यूनियन पर एक एडवांटेज दिया था। लेकिन जब सोवियत यूनियन एक न्यूक्लियर पावर बना टुवर्ड्स द 1950s, तो उसने सिर्फ ना ही न्यूक्लियर एडवांटेज दिया यूएसएसआर को, बट उसे इनेबल किया कि वो सक्सेसफुली यूएसए के साथ इंटरनेशनल लेवल पर compete कर पाए। एंड सिर्फ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि मिसाइल टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो एक देश की पावर को बूस्ट देती हैं। एक देश की डेवलप करने की कैपेसिटी भी उस देश की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की कैपेसिटी से रिलेटेड होती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये सब चीजें तभी अच्छे से पॉसिबल हैं अगर देश के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। यहाँ तक कि ऐसे कई डेवलपिंग देश जिनके पास प्रॉपर नेचुरल रिसोर्सेज है, वो इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज नहीं बन पाए क्योंकि उनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। और आज के जमाने में वेपन टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सभी प्रकार की टेक्नोलॉजीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनसे ना ही सिर्फ देश की तरक्की होती है, बट एक देश की नेशनल पावर में भी इंक्रीज होता है। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है देशों की फॉरेन पॉलिसी का, एंड दिस इज हाउ द रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज आर कंडक्टेड। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है as a determinant of national power। फिर आती है मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। मिलिट्री फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है नेशनल पावर का, और कुछ लोग तो मिलिट्री पावर को नेशनल पावर के साथ सिनोनिमस मानते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक टाइप ऑफ नेशनल पावर होती है, जो कि हमने टाइप्स ऑफ नेशनल पावर वाली वीडियो में भी समझी थी। किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस के लिए मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस का होना बहुत जरूरी है, और ऑलमोस्ट सभी जो सुपर पावर्स हैं या मेजर पावर्स हैं, वो एक बिग मिलिट्री पावर है। इंडिया भी एक मेजर मिलिट्री पावर है, और इसीलिए माना जाता है कि आने वाले 20 या 30 सालों में भारत एक सुपर पावर बन सकता है। किसी भी देश की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को इवैल्यूएट करते समय हमें 3 फैक्टर्स को ध्यान देना होता है। पहला, वॉर टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। इसमें आता है कि एक देश के पास कैसा वेपन सिस्टम है, क्या वो वेपन्स एडवांस्ड हैं या आउटडेटेड हैं, क्या देश के पास लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी है या नहीं है, लाइक प्रॉपर मिसाइल्स हैं या रेडार्स हैं। तो अगर एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी होगी एक देश के पास, वो हमेशा एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ रहेगा एक देश के लिए। फिर आता है क्वालिटी ऑफ मिलिट्री लीडरशिप। सिर्फ वेपन्स होना ही एक देश के लिए काफी नहीं होता है, मिलिट्री लीडरशिप भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर एक देश के पास सिर्फ लेटेस्ट वेपन्स होंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, बट मिलिट्री लीडरशिप नहीं होगी, तो उन वेपन्स के होने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि एक प्रॉपर लीडर ही है जो अपने सोल्जर्स को गाइड कर सकता है, एक प्लान तैयार कर सकता है, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है और कब यूज करना है उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर सकता है। तो एक स्किल्ड, ट्रेन्ड, एक्सपीरियंस्ड, डेडिकेटेड, एनर्जेटिक और डिसिप्लिन मिलिट्री लीडरशिप होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ साथ
Quantity or quality of soldiers is another factor that has to be taken in account. वॉर में वेपन्स नहीं लड़ते हैं बल्कि सोल्जर्स लड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ दोज वेपन्स. सोल्जर्स की क्वांटिटी कम होगी या उनकी क्वालिटी ही नहीं होगी तो उनके लिए वॉर में जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा. ऐसा माना जाता है कि जब 1965 की और 1971 की वॉर्स हुई थी तब पाकिस्तान के पास इंडिया से ज्यादा सुपीरियर वेपन सिस्टम था, लेकिन उनके जो सोल्जर्स थे वो हमारे मुकाबले में लेस स्किल्ड और ट्रेन थे, जिससे वो अपने वेपन्स का प्रॉपर फायदा नहीं उठा सके. तो सोल्जर्स का भी स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड और डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है. So as you can see, military preparedness plays a very important role as a determinant of national power. ये definitely एक state की national power को determine करता है. Next factor is ideology. Ideology can both be a source of friendship and enmity in international relations. Well, जिन देशों की आइडियोलॉजी सेम होती है वो यूजुअली आपस में फ्रेंडली रिलेशंस एस्टैब्लिश करते हैं, बट अदरवाइज आइडियोलॉजीज डिफरेंट हैं दो देशों की तो उनके बीच में कोऑपरेशन एस्टैब्लिश करना या फ्रेंडशिप एस्टैब्लिश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों ही आइडियोलॉजीज के अपने अपने आइडियाज होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्चुअल हो सकते हैं. वहीं अगर आइडियोलॉजीज सिमिलर हों तो देशों को फ्रेंडशिप एस्टैब्लिश करने में आसानी होती है. जैसे कि कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी थी, उसने सभी कम्युनिस्ट स्टेट्स को एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी. An ideology helps a nation to influence the exercise of its power and enhance it. जिस भी आइडियोलॉजी को एक देश अडॉप्ट करता है वो आइडियोलॉजी हेल्प करती है उस देश की अपनी पावर को एक्सरसाइज करने में. जब भारत ने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया था तब इस आइडियोलॉजी ने भारत को इनेबल किया था कि वो ना ही सिर्फ डेमोक्रेटिक वेस्ट के साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश करे बल्कि सोशलिस्ट ईस्ट के साथ भी कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करे, और इससे भारत की पावर को एनहांसमेंट मिली. However, a choice of wrong ideology can be a source of weakness as well. Wrong ideology कैसे एक source of weakness होती है? जैसे नाजिज्म की आइडियोलॉजी ने अल्टीमेटली हिटलर की जर्मनी को बहुत वीक बना दिया और फैसिज्म ने भी वही सेम चीज मुसोलिनी के इटली के साथ करी. क्योंकि जब आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो जाते हैं डिफरेंट देशों के बीच में, इट इज ऑलवेज अ सोर्स ऑफ वीकनेस फॉर अ नेशनल पावर ऑफ अ नेशन. इससे चांसेस भी बने रहते हैं वॉर होने के, और आपको पता ही है कि वॉर होने से नेशनल पावर तो वीक होती ही होती है. आइडियोलॉजी का इंपॉर्टेंस हम इस फैक्ट से भी पता लगा सकते हैं कि कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी का जो एक डिफरेंस था उससे इमर्ज क्या हुआ, एक कोल्ड वॉर इमर्ज हुई बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट. दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ही तो थे. वन वाज अ कम्युनिस्ट कंट्री, द अदर वन वाज अ कैपिटलिस्ट कंट्री. ऐसे में क्या हुआ, जिन कंट्रीज ने सोवियत यूनियन का ग्रुप ज्वाइन किया उन्हें सोवियत यूनियन से हेल्प मिली, और जिन्होंने कैपिटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन किया उन्हें यूएसए से मदद मिली. तो क्योंकि देशों को इकोनॉमिक हेल्प मिली, मिलिट्री हेल्प मिली, इससे उन देशों की पावर में थोड़ा इंक्रीज हुआ. सो आइडियोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ नेशनल पावर. एट्थ डिटर्मिनेंट इज लीडरशिप. लीडरशिप एक इंपॉर्टेंट ह्यूमन एलिमेंट है नेशनल पावर का. ये टैंजिबल एलिमेंट नहीं है जिसे हम क्वांटिफाई कर सकें. एक देश में मैन पावर रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है या नेचुरल रिसोर्सेज को, टेक्नोलॉजी को, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को, मिलिट्री पावर को कैसे स्ट्रेंथन किया जा रहा है, ये सब डिपेंड करता है लीडरशिप की क्वालिटीज पर, जो कि एक देश की सरकार चलाती है. तो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनका तो कार्य ही होता है सिविल और मिलिट्री प्लानिंग करना, और साथ ही साथ फॉरेन पॉलिसी को बनाना और उसे इम्प्लीमेंट करना भी लीडरशिप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि स्टेट के ही डिसीजन मेकर्स होते हैं. जो सरकार पावर में होगी वो अपने हिसाब से फॉरेन पॉलिसी बनाएगी. हर गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो पॉलिटिकल लीडर होता है. ये एक लीडरशिप की क्वालिटी ही होती है जो ये डिटरमाइन करती है कि एक देश किस हद तक पावर का यूज करेगा अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए.
तो जैसे जब जवाहरलाल नेहरू भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, तब हम नॉन अलाइंड की पॉलिसी को फॉलो किया करते थे। वहीं जब इंदिरा गांधी पीएम बनी, तब उन्होंने यूएसएसआर के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी साइन करी, जिससे ये अज्यूम किया गया कि हम यूएसएसआर की तरफ जा रहे हैं। तो एक एफिशिएंट, डिवोटेड और मैच्योर लीडरशिप एक देश की नेशनल पावर के लिए स्ट्रेंथ होती है। वहीं इनएफिशिएंट लीडरशिप एक देश की नेशनल पावर के लिए सोर्स ऑफ वीकनेस हो सकती है। यूएसए के पर्सपेक्टिव में देखें, जो डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल था, उसको कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया उनकी इनएफिशिएंट लीडरशिप के लिए। सो इट इज अनदर डिटर्मिनेंट ऑफ नेशनल पावर। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट। सिर्फ गवर्नमेंट होना ही काफी नहीं होता है, एक अच्छी क्वालिटी की गवर्नमेंट होना भी बहुत जरूरी है। अगर एक देश के पास सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज हो या मटेरियल रिसोर्सेज हो, उससे एक देश नेशनल पावर नहीं बनता है, बल्कि सरकार का वेल ऑर्गेनाइज्ड होना, एफिशिएंट होना और इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। ये सरकार की ही ड्यूटी होती है कि वो लोगों को और मटेरियल रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करे, ताकि एक देश के नेशनल इंटरेस्ट के गोल्स को अचीव किया जा सके। जैसे कि चाइना का एग्जाम्पल भी लिया जा सकता है कि 1949 से पहले चाइना एक वीक पावर थी। सेंट्रल गवर्नमेंट का इफेक्टिव कंट्रोल नहीं था देश के ऊपर। तो एक ऑर्गेनाइज्ड, इफेक्टिव और क्वालिटेटिव गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है अगर एक देश को नेशनल पावर बनना है। तो यहाँ तक कि ऐसे देश जहाँ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट समय समय पर चेंज होती रहती हैं, कभी डेमोक्रेसी आ जाती है तो कभी मिलिट्री रूल आ जाता है, ऐसे देशों के लिए भी नेशनल पावर बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आता है नेशनल कैरेक्टर और नेशनल मोरल। तो नेशनल कैरेक्टर से शुरुआत करते हैं। ये क्या होता है? इसमें आता है कि देश की जो जनता है उसके क्या ट्रेट्स हैं, उनका अपने देश के प्रति क्या रवैया या एटीट्यूड है। नेशनल कैरेक्टर भी नेशनल पावर को इन्फ्लुएंस करता है। अक्सर माना जाता है कि देश की जनता जैसी होगी, देश भी वैसा ही होगा। सो लेट्स से अगर एक देश है, वहां के लोग ही बहुत ज्यादा रूड हैं, तो लोग उस कंट्री को ही रूड कहेंगे, उससे उसकी इमेज भी खराब होगी और ये एक सोर्स ऑफ वीकनेस हो जाएगा देश की नेशनल पावर के लिए। तो स्कॉलर्स ने कुछ ट्रेट्स बताए हैं या नेशनल कैरेक्टर बताया है सिटीजंस का, जैसे कि अमेरिकन्स को जाना जाता है अपनी इन्वेंटिवनेस के लिए, इनिशिएटिव लेने की क्षमता के लिए और स्पिरिट ऑफ एडवेंचर के लिए। जर्मन्स को जाना जाता है अपनी डिसिप्लिन के लिए। वहीं जापानीज लोगों का ट्रेट होता है नेशनलिज्म और डिसिप्लिन होना। इंडियंस को जाना जाता है अपनी टॉलरेंस के लिए, आइडियलिज्म के लिए और अपने रिच कल्चरल ट्रेडिशंस में फेथ के लिए। दीज आर डेफिनेटली द प्लस पॉइंट्स। इससे एक देश की इमेज स्ट्रांग होती है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि साइकोलॉजिकल पावर एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ नेशनल पावर होती है। फिर आता है नेशनल मोरल। हाई मोरल का मतलब होता है एक हेल्दी फ्रेम ऑफ माइंड। अगर एक देश की जनता का मोरल हाई है तो वो जनता कुछ भी कर सकती है, बेशक उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज भी ना हो, वो फिर भी अगर कुछ ठान ले वो करके रहते हैं। तो नेशनल मोरल हाई होना बहुत जरूरी है एक देश के लिए। एंड हाई मोरल इज अ सोर्स ऑफ नेशनल पावर फॉर अ नेशन। और ये कई सर्कमस्टांसेस पे और क्वालिटी ऑफ लीडरशिप पर डिपेंड करता है। जैसे कि इंडियन सिटीजन्स का मोरल बहुत लो हो गया था जब साइनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1962 में। A high and healthy national morale can be a big source of power as well. अगर नेशनल मोरल हाई है तो ये एक बिग सोर्स ऑफ पावर होता है। 1971 की वॉर के दौरान और 1999 की कारगिल वॉर के दौरान इंडियन आर्मी का मोरल बहुत हाई था। नेशनल कैरेक्टर एंड मोरल नेशनल पावर के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनका रोल नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्योंकि अगर मोरल लो होगा तो वो एक देश की नेशनल पावर के लिए नेगेटिव फैक्टर होगा। वहीं एक पॉजिटिव नेशनल कैरेक्टर इज अ सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी फॉर द नेशनल पावर ऑफ अ नेशन। हालांकि ये सोल डिटर्मिनेंट्स नहीं है। जब भी हम इन दोनों फैक्टर्स को इवैल्यूएट करेंगे तो हमें जो बाकी फैक्टर्स हैं लाइक टेक्नोलॉजी, लीडरशिप, नेचुरल रिसोर्सेज या ज्योग्राफी, इन सब फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना होगा। सिर्फ इन दोनों एलिमेंट्स के बेसिस पर हम नेशनल पावर को इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो डिटर्मिनेंट ऑफ नेशनल पावर है वो है डिप्लोमेसी। हैंस जे मॉर्गेंथो ने इसे सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट माना है नेशनल पावर का, हालांकि एक अनस्टेबल एलिमेंट भी है। एक देश की डिप्लोमेसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही स्ट्रांग रहने वाली है। विद द चेंज ऑफ गवर्नमेंट, विद द चेंज ऑफ ऑफिशियल्स, विद द चेंज ऑफ डिसीजन मेकर्स, कल को वो वीक भी हो सकती है। तो डिप्लोमेसी भी एक मीन्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी होता है, और एक देश की फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हाई क्वालिटी की डिप्लोमेसी होगी तो इससे एक देश की नेशनल पावर को इंक्रीज किया जा सकता है। मॉर्गेंथो का मानना था कि द क्वालिटी ऑफ डिप्लोमेसी ऑफ अ स्टेट गिव्स डायरेक्शन एंड वेट टू अदर एलिमेंट्स ऑफ पावर। एक देश की क्वालिटी ऑफ डिप्लोमेसी बाकी एलिमेंट्स ऑफ पावर को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है और एक वेट प्रोवाइड करती है, क्योंकि डिप्लोमेसी के थ्रू हम जो नेशनल इंटरेस्ट के गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं और अपनी नेशनल पावर में इंक्रीज ला सकते हैं। और कैसे डिप्लोमेसी हेल्प करती है नेशनल पावर को इंक्रीज करने में? जो दूसरे देशों में उनके लोग रह रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करके, ट्रेड के लिए नई अपॉर्चुनिटीज को सर्च करके, और रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करके। ये कुछ तरीके हैं जिनसे डिप्लोमेसी एक देश की नेशनल पावर को इंक्रीज करने में अपना योगदान दे सकती है। यहाँ तक कि डिप्लोमेसी के थ्रू अगर दो देशों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी रिजॉल्व किया जा सकता है। इसलिए इसको द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस बिटवीन नेशन, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स भी कहा जाता है। तो डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें, ब्रिटेन की डिप्लोमेसी ने उसे एक मेजर पावर प्रोजेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वो एक इंपीरियल पावर नहीं रहा। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डिप्लोमेसी एक इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है नेशनल पावर का। हालांकि ये कहना बहुत गलत होगा जो मॉर्गेंथो ने कहा है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है नेशनल पावर का। सो दीज वर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल पावर। ये फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि एक देश की नेशनल पावर कैसी होगी। इनका होना एक देश की नेशनल पावर के लिए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ होती है और ना होना सोर्स ऑफ वीकनेस होता है देश के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।